गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं किरण दुबे आप सभी के सामने एक ऐसे टॉपिक को लाई हूँ जिसके बारे में आप सभी को जानकारी तो होगी, लेकिन इसके बारे में डिटेल्स नॉलेज, बिल्कुल बेसिक से जो नॉलेज होता है वो मैं आज आपके सामने रखने जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि अगर आपने मेरे इस चैनल पे बने पिछले कुछ वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस चैनल पे जाएं, ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल पे जाएं और उस चैनल पे जाके मेरे सभी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे इस ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों पोर्शन को ध्यान में रख के वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए, ये तो बात थी बने हुए कुछ वीडियो के बारे में, लेकिन आज मैं जिस टॉपिक को आप सभी के सामने रखने जा रही हूँ वो बहुत चुनिंदा टॉपिक है और उस टॉपिक को चुनने से पहले उसके बारे में जान लेना काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है यूपीएससी, या कि मैंने आपको बताया। तो चलिए देख लेते हैं कि यूपीएससी का डिटेल्स क्या होता है। आखिर आप सभी को ये पता होगा, लेकिन जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी हाल फिलहाल यूपीएससी की जर्नी में लगे हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी रेलिवेंट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि यूपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको जो भी जानकारी मिल सके वो बिल्कुल बॉटम टू टॉप मिल सके जानकारी। तो चलिए देखते हैं, ये है यूपीएससी। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ये यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है। इसको अगर हम हिंदी में देखें तो ये हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग। ये तो मैंने आपको एक नाम मात्र का उसका फुल फॉर्म बताया कि ये जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं ये उसका फुल फॉर्म हुआ। इसी को ध्यान में रखते हुए इसके सारे क्राइटेरिया को आज जानेंगे कि यूपीएससी क्या होता है, ये केंद्र सरकार के तहत है कि राज्य सरकार के तहत है, ये किस बेस पे एग्ज़ाम लेता है, अगर यूपीएससी है तो वो किस बेस पे एग्ज़ाम लेता है, इसमें एज ऑफ लिमिट क्या है, साथ ही इसमें ये भी जानेंगे कि इसमें किस किस तरह के भारत में पोस्ट क्रिएट किए जाते हैं, कौन कौन से पोस्ट रखे जाते हैं, सबसे अपर लेवल के पोस्ट कौन से होते हैं, हम ये भी यहाँ जानेंगे। ठीक है, साथ ही हम ये भी जानेंगे कि यूपीएससी में अगर एनसीईआरटी की मांग है तो किस किस एनसीईआरटी को हम बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल बना सकते हैं अपने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए। ठीक है, खासकर प्रीलिम्स और मेंस के लिए, यूपीएससी मेंस के लिए। ठीक है, तो आइए इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट हम एक एक करके इसके बारे में जानते हैं और देखते हैं कि इसकी क्राइटेरिया क्या क्या है। यहाँ हम यूपीएससी के फॉर्म भरने से लेकर आईएएस बनने तक के सफ़र को जानेंगे, जिसमें तो पहला ही स्टेज है यूपीएससी फॉर्म अप्लाई का, जिसमें अप्लीकेशन फरवरी महीने में निकलता है, जिसको जो भी बच्चे यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो भी होते हैं जो फॉर्म भरने के इच्छुक हो वे इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। ये तो बहुत बेसिक सा स्टेज हुआ। उसके बाद हम यहाँ ये जान लेते हैं कि इसमें किस किस स्टेज के एग्ज़ाम होते हैं। तो जैसा कि यूपीएससी में जो पहला स्टेज एग्ज़ाम का होता है वो होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम, यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षा। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव तरह के प्रश्न आते हैं। दूसरा जो स्टेज हमारा हो जाता है वो हो जाता है यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम का। ठीक है, जिसमें बहुत सारे पेपर होते हैं, जिसमें निबंध, जीएस फर्स्ट पेपर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ
साथ ही हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जो हमारे पसंद पे निर्भर करता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट यहाँ ले सकते हैं, वो एक सब्जेक्ट होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं। तीसरा जो पॉइंट हमारा होता है, तीसरा जो स्टेज होता है एग्ज़ाम के पैटर्न का, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स, मेंस, और तीसरा जो स्टेज होता है वो होता है इंटरव्यू का, जिसको हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है? इसमें आपको पता ही होगा, अगर आप जो यूपीएससी टॉपर होंगे उनके अगर आप इंटरव्यू देख रहे होंगे, इंटरव्यू देखते होंगे, तो आप ये जान पाते होंगे कि उसमें जो कैंडिडेट होते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट कैंडिडेट होते हैं, उनके जो करंट अफेयर मुद्दे हो गए, दूसरा कि उनका जो डीएफए फॉर्म होता है उनसे सवाल होता है, उनके पसंद नापसंद, उनके नाम, उनके कॉलेज वगैरह को लेकर, उनके वो जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं उससे कुछ सवाल होते हैं। ठीक है? तो ये तो बात हो गई कि एग्ज़ाम का स्टेज क्या होता है यूपीएससी में आईएएस बनने का। ठीक है? अब हम तीसरा स्टेज ये जान लेते हैं कि यूपीएससी में जो पोस्ट होते हैं वो केंद्र सरकार के तहत कितने सारे पोस्ट होते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईएएस का जो पद होता है वो काफ़ी ज़्यादा गौरवपूर्ण पद होता है और इसकी जिम्मेदारियां बहुत सारी होती हैं। ठीक है? और आईएएस बनना ये अपने आप में एक ऐसी बात है कि अगर कोई व्यक्ति आईएएस बनता है तो ऐसा माना जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर हर एक ऐसे गुण होंगे जिसको वो समाज में जीने के बदलाव के लिए वो अपने आप को उस तरीके से मोड़ सकता है। ठीक है? तो ये बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। ये आईएएस का जो पद होता है अपने आप में ही बहुत ज़्यादा गौरवान्वित पद होता है। तीसरा जो इसमें हम बात करते हैं कि इसमें कौन-कौन से केंद्र सरकार के तहत कितने तरह के इसमें पद होते हैं। तो पहला जो पद होता है, जो सबसे भारत सरकार में जो सबसे उच्च पद होता है वो होता है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। ठीक है? भारतीय प्रशासनिक सेवा। पहला तो ये हो गया, और ये पद भारत में सबसे उच्च पद माना जाता है। दूसरा हो गया आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। तीसरा है आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है? ये जो 3 पद होते हैं ये ऑल इंडिया लेवल के होते हैं। ठीक है? भारतीय अखिल स्तर पे होते हैं ये आईएएस, आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस। ठीक है? अब हम इसके आगे चलते हैं और जानते हैं कि इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। यूपीएससी एग्ज़ाम में अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो हम यहाँ ये जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ योग्यता के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो पहला बॉन्डिंग है कि आपको इसके लिए भारतीय होना चाहिए। पहला, भारतीय हो। यहाँ तो हमने जाना 2-3 चीज़ आपको मैंने बताया कि फॉर्म भरने की जो पर ईयर जो मंथ में, जिस फरवरी मंथ में फॉर्म को भरा जाता है वो मैंने आपको बताया। दूसरा मैंने आपको बताया कि कौन से व्यक्ति एलिजिबल हैं यूपीएससी में फॉर्म भरने के लिए प्लस आईएएस का एग्ज़ाम देने के लिए। 2 चीज़। तीसरा हमने ये जाना कि एज ऑफ लिमिट क्या है। इस एग्ज़ाम में जो आयु सीमा है वो हर कैटेगरी में क्या-क्या है। तो हमने यहाँ आपको बताया कि जनरल कैटेगरी में 32 वर्ष है, ओबीसी में 35 ईयर है और एससी एसटी में
जैसा कि आप देख रहे हैं 37 ईयर्स है। ठीक है, यहाँ तो एक क्राइटेरिया ये बना दिया गया है कि अगर आप सामान्य वर्ग से कोरिलेट होते हैं, ठीक है, तो आप 32 वर्ष के बाद फॉर्म नहीं भर सकते। यूपीएससी से संबंधित जो आईएएस पद के लिए जो एग्ज़ाम होता है, आप उस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, वैसा ही लिमिट इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ हमने लगभग एक आयु सीमा को जाना। अब हम इसके अगले पैटर्न को जान लेते हैं कि यूपीएससी में जो अगला पैटर्न है वो क्या होता है। तो अगला पैटर्न जो है वो हमारे अब सब्जेक्ट की तरफ रुख कर रहा है, यानी कि इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको किन किन सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए और किस पैटर्न की होनी चाहिए, हम यहाँ दोनों टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कि यहाँ जो यूपीएससी की जो जर्नी है उसमें एनसीईआरटी बुक जो है वो काफ़ी रेलिवेंट हो जाता है। आए दिन आप यूपीएससी टॉपर से ये बातें सुनते होंगे या फिर उनकी बातों में ये चर्चाएं तो ज़रूर आती होंगी कि मैंने इस क्लास से इस क्लास तक की एनसीईआरटी पूरी पढ़ी है। ठीक है, तो आज उसी को चर्चा का विषय बनाते हैं कि आखिर इसमें जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन सा रेलिवेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ प्रीलिम्स के कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट को बता रही हूँ, जिसमें जो पहला सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी, दूसरा है हिस्ट्री, तीसरा है इकोलॉजी, चौथा है इकोनॉमिक्स, पांचवा है साइंस एंड टेक यानी विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, छठा है करंट अफेयर, सातवां है ज्योग्राफी। ठीक है, ये तो कुछ चुनिंदा टॉपिक हो गए जो कि जिनको हम एग्जाम में बैठने से पहले इन सब की तैयारी होनी आवश्यक है। ठीक है, अगर आपके ये सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो एग्ज़ाम निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें इन सारे सब्जेक्ट को काफ़ी स्ट्रांग बनाना होता है। दूसरा हम ये जान लेते हैं कि इन सारे सब्जेक्ट में आखिर एनसीईआरटी की भूमिका कहाँ होती है। ठीक है, तो यहाँ हमने आपको कुछ सब्जेक्ट बताया, उसमें अगर हम हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री में जो एनसीईआरटी की भूमिका होती है उसको अगर हम देखें तो 6, 7, 8, 12 इन 4 क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ना बिल्कुल अनिवार्य है। ठीक है, इसके बिना आप एग्ज़ाम प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो या फिर अब तो ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि एनसीईआरटी से सीधे यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम में उठ के आ रहे हैं। ठीक है, सीधे एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल पूछ दिए गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टच में होंगे तो आपको इस बात की जानकारी ज़रूर होगी। लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूँ कि हिस्ट्री के लिए जो एनसीईआरटी रिलेवेंट है वो है 6, 7, 8 और 12। इस 12th में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इसमें 3 पार्ट होते हैं, जो कि पहला पार्ट होता है एंशिएंट हिस्ट्री का, दूसरा होता है मिडेवल हिस्ट्री का एंड तीसरा होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, साथ ही हिस्ट्री में एक और पार्ट आता है जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, वो है आर्ट एंड कल्चर का, जिसके लिए आपको अगर मैं जो आपको बुक सजेस्ट करना चाहूँगी, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि मैं भी आप सभी की तरह एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स हूँ। ठीक है, तो मेरे एग्ज़ाम देने के अनुभव से मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th क्लास की फाइन आर्ट की एक
एक पुस्तक आती है, एक बुक आती है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड ये बुक होती है फाइन आर्ट की, वो आर्ट एंड कल्चर के लिए काफ़ी रेलिवेंट हो जाती है। हालांकि आप नितिन सिंघानिया को भी रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि उससे मेंस एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिल सकता है। ये तो हो गए कुछ एनसीईआरटी के बेस, क्योंकि मैं यहाँ मेंस एग्ज़ाम को प्रेफर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ प्रीलिम्स को लेकर और एनसीईआरटी को बेस्ड बनाकर आपसे ये यहाँ अपनी जानकारी साझा कर रही हूँ। ये तो हो गया हिस्ट्री को लेकर। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ सकते हैं। ये बहुत, इसको राज्य व्यवस्था की बाइबिल कहा गया है, ठीक है, राज्य व्यवस्था के लिए इसको बाइबिल माना गया है। ये किताब यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, इससे बाहर सवाल आते ही नहीं हैं, ठीक है। अगर आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़ने में असहज महसूस कर रहे हैं तो आप 11th क्लास की एनसीईआरटी 11th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ये हो गए पॉलिटी के। अब हम चलते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ। तो इकोनॉमिक्स में अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा होगा तो आप, जैसा कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा रेलिवेंट माना जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में अगर आप 11th 12th क्लास की किताब अगर एनसीईआरटी अगर पढ़ लेते हैं, अगर आपको कुछ बेसिक जानकारी इकोनॉमिक्स के बारे में, जैसे कि सीआरआर क्या होता है, आरबीआई के बारे में आपको कितनी जानकारियां हैं, ठीक है, तो इन सब के बारे में अगर आपको जानकारी हो जाती है और अगर आप करंट अफेयर के टच में बराबर हैं इकोनॉमिक्स को लेकर, तो यहाँ से क्वेश्चन आप आसानी से टच कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई इकोनॉमिक्स की। अगला जो पैटर्न है, जो सब्जेक्ट है, वो है इकोलॉजी को लेकर। तो इकोलॉजी में जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश माध्यम के लिए शंकर आईएएस का बुक जो है या फिर हैंड राइटिंग नोट्स जो है वो काफ़ी रेलिवेंट हो जाता है। लेकिन अगर हिंदी माध्यम की बात करें तो यहाँ थोड़ी सी समस्या आ जाती है कि कौन सी बुक पढ़े, कौन सी बुक नहीं पढ़े, क्योंकि आजकल जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो काफ़ी टफ हुआ जा रहा है। तो इसके लिए अगर आप अपना बेसिक मजबूत करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस पब्लिकेशन की एक इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बुक आती है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने भी इस किताब को पढ़ी है और ये काफ़ी फ्रूटफुल किताब है, ठीक है, और मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ। आप भी इस किताब को पढ़िए और इस किताब से सीधे सवाल आए हुए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, ठीक है। ये तो बात हो गए इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी की। अब हम बात कर लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो आप तो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और आप करंट अफेयर के टच में लगातार बने हुए हैं, तो आप ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखते होंगे लगातार कि हर साल जो भी उड़ाने लॉन्च की गए, जैसे कि आपको बता दें, जैसे कि चंद्रयान हो गया, गगनयान हो गया, या फिर इसरो के द्वारा किसी भी तरह का जो उड़ान है वो जो प्रक्षेपित किया जाता है उसको लेकर सवाल बन जाते हैं, या फिर किसी भी तरह का अगर वैक्सीनेशन, अगर किसी भी तरह का किसी भी वैक्सीन की खोज की गई है तो उससे भी डायरेक्ट सवाल हमारे स्टैटिक पोर्शन से बिलोंग करता हुआ आ जाता है। तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी, अगर आप सक्षम हैं तो एनसीईआरटी में आप 9th 10th 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। साथ ही द हिंदू न्यूज़पेपर की जो हर संडे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे आते हैं, आप उसको
देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ से सीधे यूपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं। और अगर आप टच में होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टच में, तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ से द हिंदू न्यूज़पेपर से सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। अब अगला जो हमारा स्टेज है वो है करंट अफेयर का। करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो यहाँ जो समसामयिक मुद्दे हैं, उसको अगर आप कोई करंट मुद्दे पढ़ रहे हैं तो उसमें आप देखिए कि आखिर ये स्टैटिक पोर्शन से कहाँ बिलोंग कर रहा है। अगर वो कहीं बिलोंग कर रहा है तो आप डायरेक्टली स्टैटिक पोर्शन को उठाइए और करंट अफेयर के साथ उसको अटैच करके पढ़िए, ताकि अगर उस मुद्दे से संबंधित अगर स्टैटिक पोर्शन से सवाल आता है तो वहाँ से भी आपके सवाल न छूटे। और करंट अफेयर तो आप तैयारी में लगातार बने ही हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हुए आपके प्रीलिम्स एग्जाम के कुछ सब्जेक्ट जिसको आप एनसीईआरटी बेस्ड बना के पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात बता दूं कि यूपीएससी में जो केंद्र सरकार इस एग्जाम को लेती है उसमें 24 प्रकार के पद होते हैं। ठीक है, सॉरी मैं आपको ये शुरू में बताना चाहती थी बट मैं इसको अभी बता रही हूँ। आप इसको ध्यान में रखेंगे कि यूपीएससी में 24 प्रकार के पद होते हैं। ठीक है, और आपको आपकी योग्यता और रैंकिंग के हिसाब से आपको इसमें पद दिए जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से जिसके रैंक जिस तरह से हो उसमें उसी प्रकार से रैंकिंग तय की जाती है। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आप आईएएस ही बनेंगे या फिर आईपीएस ही बनेंगे या फिर आईएफएस ही बनेंगे। इसमें आपकी रैंकिंग, इसमें जो आपका पद है वो आपकी रैंकिंग से तय होती है कि आप किस रैंक पे आए हैं। ठीक है, तो ये तो एक छूटा हुआ पॉइंट था जिसको मैंने आपको बता दिया। चलिए, ये तो हमने जाना कि यूपीएससी एग्ज़ाम की जर्नी में आईएएस बनने की जो क्राइटेरिया है उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए लगातार रहते हैं तो आपको इसी तरह की जानकारियाँ दी जाएंगी। साथ ही आपको इस चैनल पे स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों सब्जेक्ट से कोरिलेट आपको जानकारियाँ दी जाती हैं ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से कर सकें। साथ ही इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आपको ये सब्जेक्ट पसंद आता है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको यूपीएससी से संबंधित सारी जानकारियाँ मिल सके और आप आगे भी इस वीडियो पे बने रहें। इस चैनल पे मैं आपके लिए स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों को कोरिलेट करके सब्जेक्ट लाती रहती हूँ जिसपे हम सभी चर्चाएं करते हैं। साथ ही आपको किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर की जो भूमिका होती है वो जो आपकी जो फुलफिल एरिया है आप यहाँ से कर सकते हैं करंट अफेयर को पढ़ के। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।